फायर में लेबनान को पहले पाकिस्तान ने जो मैसेज किया उसमें लेबनान का बाकायदे नाम डाला था। उसके बाद में लेबनान को इस सीज फायर से अलग कर दिया गया। अमेरिका एक तरफ सीज फायर खेल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल को खुली छूट दे दी है कि आप अपनी कार्रवाई जारी रखो, आप अपनी कार्रवाई जारी रखो। उनके पास सबसे बड़ी ताकत थी कि जो उन्होंने खुद जनरेट करी वो थी मिसाइल ड्रोन टेक्निक। इजराइल का जो उत्तरी इलाका है वो सीधे सीधे मिसाइल अटैक के दायरे में आता है इस हिजबुल्लाह के। ईरान अमेरिका के बीच 2 हफ्ते के लिए हुआ सीज फायर 24 घंटे भी नहीं टिक पाया, जिसके बाद से ऐसा लग रहा है कि क्या एक बार फिर ईरान और अमेरिका में भीषण जंग देखने को मिलेगी। दरअसल इस सीज फायर के ना टिकने का सबसे बड़ा कारण है लेबनान में इजराइल का भीषण हमला, जहां इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हुआ है वो लेबनान पर लागू नहीं होगा और किसी भी हाल में इजराइल लेबनान पर हमले नहीं रोकेगा। आखिर विनीत कारण क्या है? सीज फायर होने के बावजूद इजराइल लेबनान को छोड़ने के किसी भी पक्ष में नहीं है। उसका कहना है कि कुछ भी चलता रहे वो लेबनान पर अपने हमले नहीं रोकेगा, हिजबुल्लाह के खिलाफ जो उसकी कार्रवाई है वो जारी रहेगी। और नेतन्याहू ने यह भी साफ कर दिया है कि भाई जो समझौता है सीज फायर को लेकर उसमें लेबनान को लेकर कोई समझौता नहीं है, इसलिए लेबनान इस समझौते से इतर है और उसके हमले जायज हैं। आखिर नेतन्याहू लेबनान में हमले क्यों कर रहे हैं? रीजन क्या है इसका थोड़ा सा हम लोग इसके बैक पे जाएंगे। इसको ये बहुत अच्छा और बड़ा सवाल है और इसको जानना पड़ेगा क्योंकि किस स्ट्रेटजी के तहत ये जो सीज फायर किया गया। और सीज फायर में लेबनान को पहले पाकिस्तान ने जो मैसेज किया उसमें लेबनान का बाकायदे नाम डाला था। उसके बाद में लेबनान को इस सीज फायर से अलग कर दिया गया। दरअसल ईरान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? देखिए, ईरान के पास में जब से उसके ऊपर इस्लामी रेवोल्यूशन आया 1970, तो उसके बाद में वहाँ पर ना तो बहुत अच्छी उनके पास में हथियार है, ना तो उनके पास उनकी नेवी कोई बहुत अच्छी है, ना तो उनके पास में कोई फाइटर जेट है इस टाइप के जो बहुत अच्छे हों। उनके पास सबसे बड़ी ताकत थी कि जो उन्होंने खुद जनरेट करी वो थी मिसाइल ड्रोन टेक्निक। दूसरी बात थी जो सबसे बेहतर था वो ये था कि विवेक उसके मिलिशिया ग्रुप, मतलब छोटे छोटे टुकड़ी में गोरिल्ला वार लड़ने वाले ये लड़ाके, इसकी ताकत है ईरान की। चाहे वो यमन के हुतीज हो, चाहे वो लेबनान का हिजबुल्लाह हो, चाहे वो इराक के कुर्दिश हो, ये सारे जो है लड़ाके ये इसको चारों तरफ से ईरान इनको मदद करता है, इनको रसद सामग्री देता है, इनको हथियार प्रोवाइड करता है। और ये लड़ाके जाके जो है इजराइल में, जैसे कि अगर आप देखिए लेबनान का जो इजराइल और लेबनान की जंग है वो जंग इस आज से नहीं 5 दशक हो गए, लगभग 50 सालों से। और कई बार इजराइल ने कोशिश की कि लेबनान को जड़ से मिटाना है। इसके लिए कभी 35 दिन, कभी 12 दिन, कभी करीब जो है 3 महीने इस तरह की जंगें हुई, हजारों लोग मारे गए, लेकिन लेबनान में आप हिजबुल्लाह को कुछ नहीं हुआ। दक्षिणी लेबनान का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से हिजबुल्लाह के कब्जे में है और वहीं से वो अपने पूरे ठिकाने बनाए हुए हैं। और दक्षिणी लेबनान जब इजराइल क्या कर रहा है कि इजराइल का जो उत्तरी इलाका है वो सीधे सीधे मिसाइल अटैक के दायरे में आता है इस हिजबुल्लाह के। बेरूत में तो उसने कल किया, बेरूत में अटैक। ये इजराइल ये दिखाना चाहता था कि देखो अगर तुम दक्षिणी लेबनान में तुम सरेंडर नहीं करोगे तो हम बेरूत तक आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपने देखा कि जब बेरूत पर अटैक हुआ और 250 लोग तकरीबन मरे, तब पूरी दुनिया के कई देशों ने इसकी निंदा की और कहा कि ये गलत है। आप बेरूत के आम आदमियों के ऊपर जो है ये, क्योंकि दक्षिणी लेबनान में जब से हिजबुल्लाह का उदय हुआ है और ये सब चीजें हुई हैं विवेक, तब से वो पूरा इलाका छोड़ के लोग बेरूत आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात विनीत ये है कि जब ये सीज फायर समझौता लागू हुआ और ईरान की तरफ से उसमें एक लाइन मेंशन की गई थी, जो 10 बिंदुओं वाले समझौते भेजे, उसमें ये भी लिखा था कि भाई इस समझौते में लेबनान भी शामिल है और इजराइल लेबनान पे हमले नहीं करेगा। और इस चीज को बाकायदा दिखाया भी गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से इसके बारे में जानकारी भी दी गई, लेकिन बाद में उसको अपडेट कर दिया गया कि भाई समझौते में लेबनान शामिल नहीं है। दबाव था इजराइल का। सबसे बड़ी समस्या आप समझिए कि ये जो सीज फायर हुआ है और पाकिस्तान ने जो सीज फायर कराया है,
कहने को आप कहते हो कि पाकिस्तान ने सीज फायर कराया है, लेकिन ये पाकिस्तान का सीज फायर नहीं है, ये अमेरिका की एक सोची समझी हुई रणनीति है। अमेरिका ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम ईरान के साथ में, इजराइल के साथ में एक संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर साइन करते हैं, लेकिन इसमें लेबनान शामिल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 15 दिन का टाइम आपको मिला है, इसमें आप जितने भी ईरान के समर्थित छोटे छोटे ग्रुप हैं इन पर ताबड़तोड़ अटैक करो। क्यों? आपका तो संघर्ष विराम है, ईरान तो हेल्प कर नहीं पाएगा। उधर पे अगर ईरान ने कुछ किया तो उधर से यूएस को मौका मिल जाएगा। अमेरिका एक तरफ सीज फायर खेल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल को खुली छूट दे दी है कि आप अपनी कार्रवाई जारी करो, आप अपनी कार्रवाई जारी रखो, आप लेबनान को बिल्कुल मिटा दो। और यही कारण है कि इस समय इजराइल के पास में ये 14 दिन का गोल्डन पीरियड, इसको आप कह सकते हो, कि वो लेबनान को मारने पर तुला हुआ है। हिजबुल्लाह ने जब ये सीज फायर का ऐलान हुआ, हिजबुल्लाह ने अपने पूरे यहाँ पर लोगों को, जो उसके लड़ाके हैं, उनको रोक दिया। और ये बेसिकली एक आप कह सकते हो कि इनको सब टेररिस्ट ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे टुकड़ियों में गोरेला वार करने में माहिर होते हैं। कई बार इन्होंने इजरायली सैनिकों का अपहरण तक कर लिया है उत्तरी सीमा से। और ये लोग इसके बाद में फिर इजराइल ने बहुत तगड़ी कार्रवाई इसमें की, हजारों लोग मारे गए। अब मैं आपको बता दूं, एक सबसे बड़ी पॉइंट, इसमें बड़ा पॉइंट है, जब आप सीज फायर कराते हैं तो ठीक है, मान लीजिए कोई मीडिएटर है, तो मीडिएटर अपने जैसे आप और मेरे, मैं उदाहरण की तरह कहता हूं कि हमको और आपको सीज फायर करना है। मान लो हमारा रोहित उसको फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है, तो आपकी अपनी डिमांड्स हैं, मेरी अपनी डिमांड्स हैं, बट जो तीसरा बंदा है ना, वो दोनों की डिमांड्स को मिला के एक ऐसा प्रस्ताव बनाएगा जिसमें 50% आप राजी हो जाओ, 50% मैं, अगर मुझे हो तो मैं झुक जाऊं। लेकिन पाकिस्तान का यहाँ पर तो कोई रोल ही नहीं था। पाकिस्तान को तो आपने कह रखा था कि बेटा ये चीज है, इसको तुम्हें देना है 15 दिन को, जरिया बनाया, रोड मैप सारा अमेरिका का था। क्योंकि कोई बड़ा देश, आप अगर हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं कि भारत क्यों नहीं इन्वॉल्व हुआ, भारत इसलिए नहीं इन्वॉल्व हुआ, उसका सबसे बड़ा रीजन जो है, क्योंकि आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। आपकी बात को कौन मानेगा, कौन नहीं मानेगा। बात है अमेरिका की हाँ में हाँ भरना बस की बात नहीं, अमेरिका ऐसे ही शख्स को तलाश रहा है जो उसके बनाए हुए प्रस्ताव को रख सके। और भारत के लोगों ने इस बार, मैंने देखा, इस पूरे जो ईरान का युद्ध हुआ, खुलकर साथ दिया। क्यों साथ दिया? ऐसा नहीं था कि ये हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई हो या ये सिया बनाम सुन्नी की लड़ाई, ये इंसानियत की लड़ाई थी, ये थर्ड वॉर कंट्रीज की लड़ाई थी, ये ईस्ट बनाम वेस्ट की लड़ाई थी। इसको अगर आप देखो तो ये जंग इतनी छोटी जितनी दिख रही, विवेक, इतनी है नहीं। इस पर दुनिया के 2 खेमे बट गए, दुनिया 2 तरफ हो गई। एक दुनिया में आ गए रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, अपना साउथ एशिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये सब। दूसरी दुनिया कौन थी? पूरा यूरोप, पूरी अमेरिका, ब्रिटेन, ये सारे कंट्री। तो मतलब ये जंग जो है, अगर ईरान इस स्थिति में अमेरिका के सामने खड़ा नहीं होता और अगर ये खामनेई की मौत के बाद ये सरेंडर कर जाते, तो आप यकीन मानिए दुनिया का जो भौगोलिक आप मानचित्र देख रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा बदला सा नजर आता, जो कि वेस्ट की पॉलिसी है। वेस्ट का पॉलिसी ही यही है कि छोटे छोटे देशों को खत्म करो। किस तरह खत्म करो? उनके एक तरीके हैं कि इनके अंदर पहले तो फूट डालो, इनके अंदर ऐसे इनके यहाँ श्रीलंका के में आपने देखा, आपने नेपाल में देखा, आपने भारत के चारों ओर जो पिछले सालों से आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? पहले एक प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट के बाद में भयंकर हिंसा होती है, वहां की सत्ता पलट जाती है। एक चीज और है विनीत, मैं जानना चाहूंगा कि ईरान कहते हैं कि जो हिजबुल्लाह है, जो लेबनान है, हिजबुल्लाह ईरान का सबसे शक्तिशाली सहयोगी एक संगठन भी माना जाता है, क्योंकि जब इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे इस जंग के बीच में, तो इधर से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे, जिसमें इजराइल को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। लेकिन इस बीच अभी जब ये सीज फायर समझौता लागू हुआ, इसमें हिजबुल्लाह के जो नेता हैं, उनका कहना है कि भाई इस सीज फायर में ये साफ मेंशन था कि भाई इसमें आप लेबनान पर हमले नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल ने ऐसा करके न सिर्फ मासूमों को मारा है बल्कि लेबनान में नरसंहार किया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजरायली निशाने जो लग रहे हैं वहां पर सिर्फ हिजबुल्लाह के लोग नहीं मारे जा रहे हैं, कई मासूम लोग मारे जा रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। तो ऐसे में अब कहना है हिजबुल्लाह का कि अब वो इससे भी ज्यादा खतरनाक हमला करेगा और ये हमले किसी पे भी हो सकते हैं। इजराइल के आम लोग भी इसका निशाना बन सकते हैं और बाकी लोग भी, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि हिजबुल्लाह को फंडिंग और हथियार ईरान प्रोवाइड कराता है। ऐसे में ईरान का भी अब खुला समर्थन मिलेगा, क्योंकि अगर इजराइल लेबनान पर हमले नहीं रोकता है तो कहीं हद तक ईरान उसकी मदद करेगा। तो आपको क्या लग रहा है इस बीच ये जो जंग चल रही है,
क्या इजराइल इस तरफ से हमले करेगा, उधर से अमेरिका सीज फायर खेलेगा, तो ईरान के पास ऑप्शन क्या है? क्योंकि ईरान अभी फंसा हुआ है, ईरान समझौता भी नहीं छोड़ सकता और इजराइल के हमले भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही तो फंसा गया उसको, तो उसको यहाँ पर फांसने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन ईरान अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, विदेशी रिपोर्ट है, जो कि ये बता रही है कि ईरान का 2/3 स्टॉक ड्रोन का और मिसाइल का बचा हुआ है। इतना जंग होने के बाद भी 2/3, ये विदेशी रिपोर्ट है, यानी कि जंग लड़ने के लिए पर्याप्त है। जंग, ये आप सोचिए कि एंड टाइम पर ये 1 घंटे के भीतर सीज फायर का होना, अमेरिका के अंदर ट्रम्प की इतनी ज़्यादा निगेटिविटी है पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका और अमेरिकन्स के खिलाफ में लोगों के अंदर। क्योंकि देखो, हर देश, चाहे मैं कहता हूँ कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी एक संप्रभु देश है, उसकी भी अपनी एक लोग हैं, वहाँ की भी अपनी आवाम है, मुल्क है, उनके अपने नियम कायदे वो कैसे भी हैं। लेकिन वहाँ पर लोग, आम आदमी तो, हर आदमी तो आतंकी नहीं है। लेकिन आप ये ऐसा कैसे सोच सकते हो कि भाई ईरान में आप तख्ता पलट करोगे, ईरान में मैं ये कर दूंगा, अभी वो कह रहे हैं मैं क्यूबा को ख़त्म कर दूंगा, फिर मैं कह रहे हैं मैं ग्रीनलैंड को ख़त्म कर दूंगा। मतलब कि मकसद क्या है? मकसद आपकी जो पॉलिसी है 1945 से ब्रिटेन ने जो एक पॉलिसी बना रखी है, ऑपरेशन अनथिंकेबल, 1945 में चर्चिल ने विवेक स्टार्ट कर दिया था। उसका सबसे पहला एग्जाम्पल पता है क्या था? उनका सबसे पहला एग्जाम्पल था हिंदुस्तान को तोड़ो। 1945 जब देश आजाद भी नहीं होता, तब हिंदुस्तान को तोड़ने का सपना देख लिया गया था। 1947 हमको तोड़ दिया गया। उसके बाद आप देखिए 1991 यूएसएसआर, रशिया तोड़ दिया गया। उसके बाद आप देखिए रशिया को तोड़ने के लिए अब फिर क्या हुआ उधर। अब हम लोग थोड़ा मुद्दे से इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि अगर हम इन पहलुओं को समझेंगे तब हम जब जा पाएंगे कि ये ईरान पर दरअसल अटैक की असली वजह क्या थी। ना तो तेल था, ना सत्ता था, ना खामनेई था, केवल था प्रभुत्व, कि आप अपने घर पे रहो, इससे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन आपके घर के नियम कायदे और आपके घर के रिसोर्सेज सारे मेरे हैं। यही यूएस, यही ब्रिटेन, इनकी ये पॉलिसी है और यही चाहते हैं कि किसी भी तरह ईस्टर्न कंट्रीज जितनी भी हैं वो किसी भी तरह युद्ध में घुसी रहें। यानी आपने चीन ताइवान ले लो उदाहरण, ताइवान को आपने खूब हथियार दिए अमेरिका ने, इधर पे चाइना को क्या लगा कि हमको डिस्टर्बेंस होता है। चीन ताइवान के बीच में इस समय भयंकर गहमा गहमी है। भारत पाकिस्तान के बीच में आप देख ही रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के वक्त क्या हुआ, और गहमा गहमी है। इधर आप चले जाइए नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, वहां पर वो अलग वहाँ चल रहा है, तनाव चल रहा है। इधर आप देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, उस नरसंहार हुए, श्रीलंका में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, जेंजी प्रोटेस्ट क्या था, पूरा का पूरा सीआईए का एक गेम था जिसके ट्रैप में पूरा नेपाल की गवर्नमेंट फंस गई, क्योंकि केपी शर्मा ओली चीन के समर्थित एक प्रधानमंत्री माने जाते थे। अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने जो है सीआईए के थ्रू एक ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन जेंजी, और पूरा तख्ता पलट कर दिया। प्लानिंग के तहत, ये सब लोगों को लगता है कि ये भाई युवाओं का गुस्सा था, ना, इसके लिए सालों से फंडिंग होती है, सालों से विद्रोही आपको देखे जाते हैं कि आपके देश के अंदर कौन सा ऐसा ग्रुप है जो आपकी सरकार के खिलाफ रिवॉल्ट कर सकता है, ज़्यादा तेजी से अग्रेसिव हो सकता है, उसको जाके फंडिंग करो, बेशुमार फंडिंग करो और उसके बाद में ये करो। ईरान, अब लास्ट में बस हम आते हैं कि ईरान ने इस समय जो अपना हौसला दिया है, ईरान ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, ईरान ने जो छक्के छुड़ाए हैं, ईरान की मिसाइलों ने जो कि कहर ढाया है, उससे ये हाँफ गए थे। इनको कोई रास्ता नहीं था रैंप ऑफ करने का। इन्होंने पाकिस्तान को देखा, पाकिस्तान कहा कि बीच में आओ, सीज फायर कराओ, क्योंकि हम लंबा युद्ध, पुतिन की तरह हम लंबा युद्ध नहीं लड़ सकते, क्योंकि पुतिन की जो पॉलिसीज है और रशिया का जो फ्रेमवर्क है वो अलग है, यूएस का अलग है। भाई हम उतने 3 साल तक युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, और इसी कारण से अब क्या है, 15 दिन का जो गोल्डन टाइम है, इनमें लग रहा है इसको लेबनान को भी समेट दो, इसको भी समेट दो, इसको भी समेट दो। अब 15 दिन के बाद जब हम जंग लड़ेंगे तब ईरान होगा। और जी बिल्कुल विनीत, ये जिस तरीके का माहौल है अभी, ईरान नाराज है क्योंकि सीज फायर टूट चुका है। सीज फायर हुए 24 घंटे भी नहीं बीते, ईरान की सरकार और ईरान के संसद के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि अब तक 3 शर्तें टूट चुकी हैं। इन 3 शर्तों के टूटने के पहले दिन ही ये साफ साफ जगजाहिर है कि ये सीज फायर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अब जंग होगी, अब कोई बातचीत नहीं होगी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में विनीत अब देखना यह होगा कि जो 14 दिन का जो सीज फायर है, 15 दिन का, 2 हफ्ते का जो भी कहा जा रहा है, ये वाकई में इतने दिन चल पाएगा या सिर्फ ये एक दिखावा था। अगले 2 से 3 दिनों में हालात बदल सकते हैं और ईरान इसके लिए हालांकि पूरी तरह तैयार है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट घूम फिर के इस जंग के बीच में फंस जाता है आके। सारी लड़ाई हॉर्मुज स्ट्रेट की है। अमेरिका का सीज फायर लाना भी कहीं हद तक हॉर्मुज स्ट्रेट सबसे बड़ा कारण था, और अब इस सीज फायर समझौते के टूटने की वजह भी अब घूम फिरकर हॉर्मुज स्ट्रेट पर आकर अटक गई है, क्योंकि ईरान ने
सीज फायर टूटने के बाद सीधे हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से दुनिया प्रभावित होती है, यही वो रास्ता है जहां से अमेरिका को सबसे बड़ी चोट दी जा सकती है। अब अमेरिका इसके लिए क्या करेगा ये देखना होगा। वहीं अमेरिका का पलटवार कैसा होगा ये भी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।